एवरीवन, वेलकम टू gurukulagri.com। चलिए शुरू करते हैं लाइव स्टॉक का पहला मॉड्यूल। एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग का पहला मॉड्यूल है, तो इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि इसके जो पीडीएफ होगी अभी इसमें हम अपडेट कर रहे हैं। पहले मॉड्यूल में काफ़ी करंट का हमने अपडेट किया है और उसके अलावा कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम रिस्पेक्टिव इम्पोर्टेंट है उन सबको अपडेट किया है। तो वीडियो में भी उसका एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया जाएगा और नीचे पीडीएफ में भी आप उसे देख सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले कुछ स्टूडेंट की क्वारी होती है स्टडी प्लान कि सर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए ये मॉड्यूल को पढ़ने के लिए। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हो, चाहे कोई कोर सब्जेक्ट से शुरू कर रहा है, चाहे कोई एलाइड सब्जेक्ट से शुरू कर रहा है, जो भी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उससे शुरू कर सकते हो। तो आप एक दिन में अगर 2 मॉड्यूल पढ़ते हो तो 170 प्लस ये मॉड्यूल है, तो इसमें जो भी अपडेशन रहेगी वो आपके अकाउंट में आती रहेगी टाइम टू टाइम, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो नोटिफिकेशन को जरूर चेक कीजिए जब भी हम नोटिफिकेशन देते हैं। तो आप अगर 2 मॉड्यूल डेली के पढ़ते हो, 2 मॉड्यूल, ठीक है, अगर आप 2 मॉड्यूल पढ़ते हो तो 2 से ढाई महीने में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन डेली करना है आपको। अगर सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको सिंपल बोलूँगा कि आप जो रिवीजन है उसे डेली कीजिए। रिवीजन कम से कम आप 2 से 3 बार कीजिए और एक हफ्ते में आपने जो भी पढ़ा है उसका आप संडे को पूरा का पूरा उसको आपका जो भी ये पूरे एक हफ्ते का जो आपका कंटेंट आपने बनाया है, आपके नोट्स बनाए हैं, आपने वीडियो देखे हैं, जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। जो आपने पढ़ा है उसे मत भूल जाइएगा। और क्योंकि क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर पिछले साल हमने 45 क्वेश्चन दिए हैं 60 में से और टॉपर भी gurukulagri.com ने निकाला है, ये सिर्फ 5 महीनों का अंतर्गत हुआ है। सिर्फ 5 महीनों में हमने मतलब इतना सब कुछ किया है। तो अब ये हमारा सेकेंड ईयर है, तो इसमें हम आपको सब कुछ ही प्रोवाइड कर देंगे। और अब सवाल आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये कोर्स क्या सफिशिएंट है। हम आपको बोलते हैं ये कोर्स जो है आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन। बस कंटेंट कहाँ से लाना है, क्या पढ़ाना है, एब्सर्ड कैसे आपको निकालना है, ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, पूरा एक्यूरेट एंड एज स्टिक आपको पढ़ाना है, वो गुरुकुल की गारंटी है। ठीक है, आप अपने ऊपर बिलीफ रखो और हमारे ऊपर। पिछले साल जिस भी स्टूडेंट ने हमारे ऊपर बिलीफ रखा था वो आज किसी न किसी बैंक में एएफओ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर मोटिवेशन लेक्चर डाला करो। उनके लिए मैं एक बात बोलता हूं कि मोटिवेशन एक ऐसी डोज है जो आपको डेली देनी पड़ेगी। डेली अगर आपको हैबिट पड़ गई तो डेली को, क्योंकि आज मैं आपको मोटिवेट कर दूं, कल भी आप मोटिवेट हो इस बात की क्या गारंटी है। तो मैं आपको बोलता हूं डिसिप्लिन के साथ आप पढ़ाई शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप रिलेवेंट कंक्लूडेड स्टिक कंटेंट पढ़ते जाओगे आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिक अंदर से आएगा और अंदर से आपका ऐसा कॉन्फिडेंस बनेगा कि आपको लगेगा कि इस बार मेरे को टॉप करना है। अगर आप डेली टाइम वेस्ट कर रहे हो सोचने में आज करूँगा कल करूँगा और मेरे को कोई मोटिवेट कर दे, मेरे को कोई कर दे, तो मैं आपको बोलूँ मोटिवेट आज तो मैं आपको कर देता हूँ लेकिन कल भी आपको करना पड़ेगा। सो आप अपनी स्टडी है चालू रखें, स्ट्रेस बिल्कुल फील मत करें, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ऐसे फ्रेशर भी हैं जिन्होंने 3 महीनों में एएफओ बन गए हैं और एलाइड सेक्टर से थे। ठीक है, और ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन जिनका 3rd या 4th अटैम्प्ट था उनको भी इस बार सीट मिल गई है। सो पॉसिबिलिटी हर एक कैंडिडेट के लिए है, बस एक राइट प्लेटफॉर्म और रिलेवेंट कंटेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल है। तो चलिए ज़्यादा एब्सर्ड पढ़ना, और आपको ये कोर्स देने का एक ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक ही कोर्स में आपको सब कुछ ही अवेल करवा दिया जाए, इसके बाद कुछ भी ना हो, ताकि बार बार आपको किसी से ये पूछना ना पड़े ये मैं क्या पढ़ूँ या ये मैं क्या पढ़ूँ। आपको कोई रेफ़र करवाना है तो आप मेल करवा के एक कोई भी अगर आपको लग रहा है कि ये मैं रेफ़र करूँ या ना, तो मेल करवा के आप सजेशन ले सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा। तो चलिए लाइफ स्टॉक का पहला मॉड्यूल है। सबसे पहले देखते हैं लाइफ स्टॉक सेंसस, जनगणना। ठीक है, लाइफ स्टॉक का जो सेंसस होता है जो पहला हुआ था वो था 1919 से लेकर 1920 तक, और ये 5 साल के इंटरवल में होता है। जैसे 5 साल के बाद इलेक्शन भी होते हैं, तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि जो सेंसस है वो भी 5 ईयर के इंटरवल में होता है। लास्ट जो लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ था वो हुआ था 2012 में।
ठीक है। इसके बाद जो हुआ है वो हुआ है 2017 में, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। उम्मीद करी जा रही है कि इस साल जो इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर रिपोर्ट आती है तो आपको ज़रूर इसमें अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रिपोर्ट होती है वो गवर्नमेंट 1-2 साल बाद लेती है, क्योंकि ये डाटा वगैरह कलेक्ट करना और उसको बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो चलिए, जो लाइव स्टॉक जो लास्ट वाला 19 जो सेंसस था 2012 वाला, उसके अंतर्गत देखा जाए तो 300 मिलियन बोवाइंस हैं। बोवाइंस में क्या क्या आते हैं? कैटल। बोवाइंस एक सब फैमिली होती है, ठीक है। जो शीप और गॉट की सब फैमिली होती है वो होती है कैप्रिन, और कैटल की, बफेलो की, यॉर्क की और मिथुन की होती है बोवाइंस, ठीक है। तो ये सब एनिमल आते हैं लाइव स्टॉक। इन सब एनिमल को लाइव स्टॉक बोला जाता है। जो पोल्ट्री बर्ड होते हैं उन्हें लाइव स्टॉक नहीं बोला जाता, ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं उन्हें पोल्ट्री अंडर कंसीडर किया जाता है। जो भी एनिमल डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं उन्हें लाइव स्टॉक बोला जाता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो बर्ड होते हैं उन्हें पोल्ट्री कंसीडर किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, अब देखिए सबसे पहले लाइव स्टॉक का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो कैटल की पॉपुलेशन है वो है 190 मिलियन, ध्यान दीजिएगा 190 मिलियन, ठीक है, जो कि लाइव स्टॉक के बीच सबसे हाईएस्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर सिंपल पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन सिंपल बनाया जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिसकी पॉपुलेशन इंडिया में लाइव है वो सबसे हाईएस्ट है अकॉर्डिंग टू 19th लाइव स्टॉक सेंसस, तो वहाँ पे पोल्ट्री भी दिया गया हो तो उसका आंसर पोल्ट्री होगा। लेकिन अगर वहाँ लाइव स्टॉक की कंडीशन लगी हुई है कि लाइव स्टॉक में से ही बताना है तो आपको कैटल बताना होगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको जब पढ़ना है तो इस वे में बिल्कुल बारीकियों के साथ पढ़ना है, क्योंकि यही वो छोटे छोटे निगल्स होते हैं या कमियां होती हैं जो आप छोड़ देते हो और एग्ज़ाम में आपके 2 से 3 मार्क्स चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें हाईएस्ट है कैटल का, और अगर सबसे लो देखा जाए तो वो होता है यॉर्क का, ठीक है। यॉर्क सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। इससे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये देखिए YAK है ना, इससे आप ऐसे भी याद रख सकते हो J&K, A for and K, यहाँ पे Y की जगह J, ठीक है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो। कैटल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, बफेलो उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बफेलो है वो इंडिया में पाई जाती हैं। तो उसके बाद बात की जाए शीप की, शीप सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? शीप पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिग पाए जाते हैं असम में, ठीक है। गॉट राजस्थान में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे हम ये डाटा भी देखने वाले हैं कौन सा स्पीसीज कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो राजस्थान है, राजस्थान में 3 ऐसे एनिमल है जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक तो गॉट हो गया, और एक डंकी, और एक कैमल। तो यहाँ पे आप शीप का जैसे आंध्र प्रदेश में हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। और हॉर्स सिक्किम में, म्यूल यूपी में। यूपी में 2 एनिमल की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, एक तो बफेलो की और एक म्यूल की, ठीक है। याद रखने की एक ट्रिक ऐसे भी है कि 1 वर्ड के बाद जिसके सेकंड डिजिट या वर्ड जिसका यू है, सेकंड वर्ड यू है, इधर भी देखिए म्यूल का भी यू है, तो उत्तर प्रदेश, यूपी, UNP, ये देखिए इन 2 ऐसे एनिमल जिनका सेकंड वर्ड यू है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और राजस्थान में 3 हमने पहले डिस्कस किया। हाँ, यहाँ पे मिथुन में और जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और आंध्र प्रदेश में, इन दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है और ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और यॉर्क का हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो चलिए, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है 20th लाइव स्टॉक सेंसस की 2017 वाले की, तो उसको अगर देखा जाए उसमें जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन थी उसमें स्लाउटर हाउस, जैसे जो भी ऑफिसर होते हैं, मॉडल ऑफिसर होते हैं जिनको डाटा कलेक्ट करना होता है स्टेट के अंदर, तो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो उस इंस्ट्रक्शन के अंदर स्लाउटर हाउस किसे कंसीडर किया जाएगा? स्लाउटर हाउस जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एनिमल को स्लाउटेड किया जाए पर डे। स्लाउटर मतलब फूड पर्पज़ के लिए एनिमल को किल किया जाता है, ठीक है। तो उसे मतलब अगर देखा जाए तो हिंदी में बुच्चड़ खाना भी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्लाउटेड हाउस
अगर 10 एनिमल से ज़्यादा हैं तो स्लाउटर हाउस कंसीडर किए जाएंगे, ओके। और अगर 10 से कम है तो मीट या बुचर शॉप, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये सेंसस की गाइडलाइन है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो आगे है पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म किस फार्म को कंसीडर किया जाता है जहां पे मोर देन 1000 बर्ड, ठीक है, मोर देन 1000 बर्ड विल बी कंसीडर एज पोल्ट्री फार्म, ओके। जहां पे 1000 से ज़्यादा बर्ड्स हैं उस फार्म को पोल्ट्री फार्म कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे चिकन की बजाय, वहाँ पे जो चिकन की बजाय वहाँ पे ऑस्ट्रिच हैं या ईमूज हैं, तो ये वाला अगर फार्म है तो वहाँ पे 20 बर्ड्स पे ही उसे एक पोल्ट्री फार्म कंसीडर कर दिया जाएगा, 20 बर्ड पे ही, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो टोटल इसमें इंडिया में कैटल की इंडिजीनियस ब्रीड है वो है 39। 2 एग्जॉटिक ब्रीड पाई जाती है, एक एचएफ और दूसरा जर्सी। जो एचएफ ब्रीड है इसका ओरिजिन होता है नीदरलैंड, और जो जर्सी होता है इसे होता है आइसलैंड ऑफ जर्सी, ठीक है। आइसलैंड जरूर याद रखिएगा जर्सी के आगे, क्योंकि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें जर्सी और आइसलैंड जर्सी दोनों ही ऑप्शन में थे और राइट आंसर था आइसलैंड जर्सी, ठीक है। तो 3 इंडिया में क्रॉस ब्रीड है, जो एग्जॉटिक कैटल की 3 क्रॉस ब्रीड पाई जाती हैं। उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन का देखा जाए, इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन का सिनेरियो है वो क्या है, तो 2017 और 18 में जो टोटल मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ 176.3 मिलियन टन। पर कैपिटा की बात की जाए, पर कैपिटा मिल्क कितना अवेलेबिलिटी है इंडिया में, तो वह 375 ग्राम पर डे, 375 ग्राम, जो कि इसकी ग्रोथ रेट है वो है 6.6। मिल्क की ग्रोथ रेट है 6.6, और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है वो आंध्र प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में 2017 में 10 मिलियन टन मिल्क की प्रोडक्शन हुई, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, और अगले साल वो जो मिल्क की प्रोडक्शन हुई वो हुई 20 मिलियन टन, ठीक है। तो ग्रोथ रेट कितनी हुई 100%, तो ये 100% सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा मिल्क की है वो है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद जो ऑल ओवर मिल्क का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा कर रहा है वो है उत्तर प्रदेश। बफेलो की पॉपुलेशन भी यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। काफ़ी बड़ा स्टेट है और पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, सो लगभग कोई भी कमोडिटी हो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद राजस्थान, ये भी काफ़ी बड़ा स्टेट है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश, ये बड़ा स्टेट है, ठीक है। उसके बाद आता है मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बाय द स्टेट। यहाँ पे स्टेट पे है कि कौन से स्टेट में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिएगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब में सबसे ज़्यादा है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। पंजाब का एरिया बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा एरिया पंजाब का, ठीक है। और इसमें जो मिल्क की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्टिविटी जो यील्ड है मिल्क की पर डे, वो पंजाब में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो भी पंजाब में सबसे ज़्यादा हुई। उसके बाद हरियाणा और फिर राजस्थान, ये तीनों बेल्ट यहीं पे आ जाता है, ठीक है। आपको नॉर्थ में ही रहना है, ठीक है। इसके बाद चाहे वो टॉप नंबर 1 का पूछ ले, चाहे पंजाब को ऑप्शन में ही ना दे, सीधा हरियाणा का पूछ ले, तो भी आपको याद रहना चाहिए। और अगर हरियाणा का नहीं, राजस्थान का याद रहना चाहिए। तो पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे, जो ये वाला बेल्ट है यहाँ पे है, ठीक है। आगे बात करेंगे एवरेज यील्ड की, जो रेट है मिल्क का इन इंडिया में, कि सबसे ज़्यादा किसका है। तो ये कॉमन मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा, जो एक्जोटिक काऊ होती है, एचएफ ब्रीड, जर्सी, इनकी जो मिल्क यील्ड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ पे इनकी जो एवरेज है इंडिया में वो है 11.21 kg पर डे, 21 kg, ओके। उसके बाद क्रॉस ब्रीड काऊ जो होती हैं, क्रॉस ब्रीड, ठीक है, उनकी है। फिर इंडिजीनियस काऊ जैसे साइवल, फिर उनकी है। नॉन डिस्क्रिप्ट काऊ वो काऊ होती है जिनका पूरा पता नहीं होता कि ये ब्रीड कौन सी है, लाइक जिसमें जो उसके कैरेक्टर होते हैं वो 50% से कम हो और किसी से मैच ना कर रहे हो, 50% से
हम किसी से भी मैच ना कर रहे हों, ठीक है, उसे कहेंगे नॉन डिस्क्रिप्ट काउ। उसके बाद इंडिजीनियस बफेलो, ठीक है, उसके बाद नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो और गॉट का सबसे कम है। एवरेज यील्ड जो रेट है मिल्क की गॉट की सबसे कम है। अगर गॉट ऑप्शन में नहीं आता है तो उससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा देखें तो वो नॉन डिस्क्रिप्ट काउ की, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, स्पीसीज वाइज देखते हैं। स्पीसीज वाइज जो मिल्क का कंट्रीब्यूशन है 2017 और 18 में, पहले ये 2015 तक लिखा हुआ था आपके ये वाले जो नीचे ये वाले मॉड्यूल में। अब डेटा जो है वो 2017 और 18 का अपडेट किया गया इसी में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन किसने किया? इंडिजीनियस बफेलो की। पॉपुलेशन ज़्यादा है, यील्ड कम थी। देखिए यील्ड अगर देखा जाए तो वो कम थी, है ना, ठीक है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बफेलो की इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑल ओवर मिल्क की जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। एक देखने वाली बात यह है कि देखिए एग्जॉटिक जो कैटल है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1%, ध्यान से देखिएगा 1%, लेकिन जो यील्ड थी वो थी 11। मतलब यील्ड सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन इंडिया में इतनी बहुत कम पाई जाती है क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंट है इंडिया का, वो इसके सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑल ओवर मिल्क का कंट्रीब्यूशन सबसे कम होता है एग्जॉटिक काउ का, उसके बाद गॉड का, ठीक है। और इंडिजीनियस बफेलो के बाद क्रॉस ब्रीड का एग्जॉटिक जो कैटल होती हैं, जो एग्जॉटिक कैटल का इंडिजीनियस कैटल से क्रॉस करवा के जो ब्रीड तैयार की जाती है उनका है 26%, ठीक है। और इंडिजीनियस कैटल का और नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल का दोनों का 10%। तो बात करते हैं, जैसे पहले मैंने समझाया कि नॉन डिस्क्रिप्ट जो ब्रीड है वो कौन सी होती हैं। जो नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड होती हैं, दोबारा बात कर लेते हैं कि जिसमें कोई भी ऐसा मतलब अनरिकॉग्नाइज जो ब्रीड है उसे क्रॉस करवा दिया जाए और सिमिलरिटीज़ ना हो, किसी भी ब्रीड से सिमिलरिटी नहीं बन रही हो, ठीक है। डोंट हैव मोर देन 50% ऑफ सिमिलरिटी, 50% से ज़्यादा सिमिलरिटी है ही नहीं है किसी ब्रीड से, ठीक है। तो ये 2 से 3 जनरेशन जैसे किसी क्रॉस करवा दिया जाए अनरिकॉग्नाइज ब्रीड्स के द्वारा, है ना, तो वहाँ पे नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड हो जाता है, ठीक है, जिसमें कोई भी किसी का सिमिलरिटी नहीं होती। तो एग प्रोडक्शन की बात कर ले जाएं, एग प्रोडक्शन, ठीक है, इंडिया काफ़ी फोकस कर रहा है एग प्रोडक्शन के ऊपर, और जो टारगेट सेट किया गया है 2020 तक जो टारगेट सेट किया गया है एग प्रोडक्शन का, वो किया गया है 106 बिलियन, ठीक है। 2017 से 18 तक 95 बिलियन ये कंप्लीट हो चुका है, 95 बिलियन प्रोडक्शन इंडिया का है। तो ये आराम से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आराम से ये पूरा हो रहा है। तो ये 2 साल में 106 बिलियन का जो टारगेट है वो अचीव इंडिया कर लेगा, ठीक है। उसके पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बात की जाए तो वो अब भी है, करंट में देखा जाए 2017 और 18, ये भी 2017 का ही डेटा है, ठीक है। तो अभी है 74, और जो टारगेट इसमें दिया गया है, जो टारगेट है 81 दिया गया है ये पूरा 2020 तक। और जो ग्रोथ रेट चल रही है वो है 8.03, जो काफ़ी ठीक ग्रोथ रेट है। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में ग्रोथ रेट है। हाईएस्ट प्रोडक्शन नहीं है, थोड़ा सा फिर ध्यान दीजिए, पहले ही मैं समझा चुका हूँ इसे ऑलरेडी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो एग प्रोडक्शन में और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में स्टेट का जो सिनेरियो है वो सेम है। देखिए आंध्र प्रदेश में एग प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद तमिलनाडु में सेम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड में, इंडिया का वर्ल्ड में एग प्रोडक्शन में जो रैंक है वो है 3rd, सबसे ज़्यादा है चाइना का। चाइना का एग प्रोडक्शन काफ़ी हद तक ज़्यादा है, मतलब देखा जाए तो यूएसए और इंडिया इसे क्रॉस करने में ही कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो ये काफ़ी टाइम्स ज़्यादा है, थोड़ा नहीं टाइम्स ही ज़्यादा है यूएसए और इंडिया का, ठीक है। और यूएसए और इंडिया ये दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब जिस स्पीड से इंडिया की जो ग्रोथ से एग प्रोडक्शन हो रहा है तो बहुत ही आने वाले 2-3 साल में इंडिया ऐसे यूएसए को टैकल कर जाएगा, आगे निकल जाएगा, 2nd नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ये एफएओ का डाटा है, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 2014 का डाटा है, 2014 का डाटा है, ठीक है। तो एफएओ का जो डेटा होता है और ये इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वर्ल्ड वाइड को डेटा होता है, ये हर साल नहीं आता, ये 2 से 3 साल बाद जब भी आता है तो ये ऑफिशियली होता है। सो ऐसा मत सोचना कि 2014 का दिया हुआ है, तो एग्ज़ाम में आपको 2010 का भी पूछ लिया गया था, 18 के एग्ज़ाम में 2010 का भी पूछ लिया गया था, 2018 का जो एफओ का एग्ज़ाम था। तो आपको वो कंडीशन ज़रूर लगा देता है कि इस ईयर का और इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बताओ, ठीक है।
FAO की बात कर ली जाए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 16 अक्टूबर 1945 में इसे फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। और एक क्यूबिक कनाडा में एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद जो इसका हेडक्वार्टर है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था रोम, इटली में। जो करंट इसका हेडक्वार्टर है वो है रोम में, ठीक है। और जहाँ पे पहला एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी क्यूबिक कनाडा, ठीक है। 16 अक्टूबर 1945 को इसे फाउंड किया गया था। और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होता है, वर्ल्ड फूड डे, ठीक है, वर्ल्ड फूड डे। आगे हम बात करते हैं टारगेट। जैसे मैंने पहला ही इसे मैं कर चुका हूँ कि जैसे एग का जो टारगेट रखा गया है, एग प्रोडक्शन का जो विज़न है ICR का 2020, ठीक है। ICR का ये टारगेट है, तो ये है 106 बिलियन एग प्रोडक्शन। पर कैपिटा एग अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो 81 पर एनम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन, करंट की पोल्ट्री पॉपुलेशन कितनी है ये स्टार्टिंग में एक पेज पे लिखा हुआ है, बिल्कुल नीचे। तो आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड चिकन मीट प्रोडक्शन। तो इंडिया का एग प्रोडक्शन में रैंक है 3rd, ठीक है। और जो मीट प्रोडक्शन में है वो इसे डबल 6th, एग में 3rd है और मीट में 6th है। और मीट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो है वो है USA और फिर चाइना। यहाँ पे USA मीट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये भी FAO 2014 का डाटा है। अगर ये थोड़ा मतलब कोई और ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है तो हो सकता है कि डेटा ये वेरी कर जाए, लेकिन ये एग्ज़ाम में अगर FAO 2014 का लिखा हुआ मिला तो उसका जो रैंक मिलेगा वो होगा इंडिया का 6th, ठीक है। और जो मीट पर्पज़ के लिए चिकन को जिसको यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं ब्रॉलर। अब हम देखेंगे कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो कैटेगरी वाइज देखेंगे टोटल एंड परसेंटेज शेयर ऑफ द मीट प्रोडक्शन का कैटेगरी वाइज कितना शेयर है इंडिया में टोटल, ठीक है। तो उसमें कैटेगरी वाइज देखेंगे, ठीक है, मीट प्रोडक्शन में। तो सबसे ज़्यादा पोल्ट्री का, जो कि 2015-16 तक ये 46% था, 46% था। अब ये 49% है, लगभग 50 ही मान सकते हो आप। इसमें तो कोई ऐसा दो राय है ही नहीं है, इसमें 50 मान सकते हो आप, लगभग 50% होता है। उसके बाद बफेलो, ठीक है, बफेलो का जो मीट है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है फॉरेन में, ठीक है। उसके बाद गॉट, फिर शीप और फिर पिग, और सबसे लीस्ट है जो वो कैटल, ठीक है, सबसे लीस्ट है कैटल 4%। और उससे अगर कैटल ऑप्शन में नहीं आता है तो पिग। 2 मिनिमम लीस्ट और 2 हाईएस्ट, ये तो कम से कम आपके याद होने चाहिए। मैं 3 का बोलता हूँ, लेकिन अगर टेबल 3 याद करने में आपको प्रॉब्लम है तो 2 तो याद कीजिए। देखिए पोल्ट्री और बफेलो और पिग और कैटल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मीट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, टोटल कितना मीट प्रोडक्शन हुआ 2017 और 18 में। 2017-18 में टोटल मीट प्रोडक्शन की बात करिए तो 7.7 मिलियन टन, 7.7 मिलियन टन, ठीक है। और इसकी एनुअल ग्रोथ रेट है वो कम है, ठीक है। वो मतलब वैसे है एग प्रोडक्शन की तो कंपैरिजन में मिल्क में इन सबसे कम है, ठीक है। तो ये है 3.6%। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है वो गोवा के बाद त्रिपुरा में है। स्टेट वाइज देखा जाए मीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस में है तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब जो मीट पर्पज़ के लिए किसी भी चिक को यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसे कहेंगे ब्रॉलर। और ये जल्दी ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है ब्रीड को, ये 8 वीक तक की एज से पहले उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है और मार्केट में लेके सेल कर लिया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं ब्रॉलर। और जैसे एग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं चिक को उसे कहते हैं लेयर, ठीक है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है लेयर में और ब्रॉलर में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया पोल्ट्री एंड द अदर प्रोडक्ट जो 2017 और 18 में जो इंडिया से एक्सपोर्ट हुए हैं वो कौन कौन सी कंट्री को सबसे ज़्यादा हुए हैं, कौन कौन सी कंट्री को सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर बात की जाए पोल्ट्री प्रोडक्ट की, यहाँ पोल्ट्री प्रोडक्ट यूज़ है, ध्यान दीजिएगा, पोल्ट्री प्रोडक्ट यूज़ है, ये देखिएगा प्रोडक्ट यूज़ है। तो प्रोडक्ट में पोल्ट्री के मीट से कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है वो सभी इसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ओमान, उसके बाद मालदीव, फिर वियतनाम। उसी प्रकार से अगर बफेलो मीट की बात की जाए तो यहाँ पे वियतनाम में सबसे ज़्यादा बफेलो मीट का एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर मलेशिया और फिर इजिप्ट। और अगर बात की जाए एल्बुमिन की, ये प्रोटीन की फॉर्म है, प्रोटीन की फॉर्म एल्बुमिन,
एग और मिल्क दोनों में पाया जाता है ये, ठीक है, एग और मिल्क। एल्बुमिन आने पर ये आप कभी एग का मत सोच लेना, ये मिल्क में भी पाया जाता है, प्रोटीन की फॉर्म होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा है जापान में, फिर है वियतनाम में और फिर है थाईलैंड में। तो जापान में सबसे ज़्यादा एल्बुमिन का इंडिया एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो बात करते हैं कैटल ब्रीड की। कैटल ब्रीड में जो इंडिया में 3 डेयरी ब्रीड जो मेजर पाई जाती हैं वो है साहिवल, और दूसरे की बात करें रेड सिंधी और गिर। 3 डेयरी ब्रीड इंडिया में मेजर पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें साहिवल की, तो साहिवल मैं बता दूं इसका जो नाम है साहिवल कैटल का, ये कैसे पड़ा है। साहिवल एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पाकिस्तान में है प्रेजेंट, ठीक है। तो इस जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। साहिवल एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का। तो ये जब ब्रिटिश जब राज करते थे इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही पार्ट थे, तो तब इस डिस्ट्रिक्ट का नाम था मोंटोगोमेरी। तो मोंटोगोमेरी जो डिस्ट्रिक्ट था उसके अंदर उसको डिवाइड करके एक मुल्तान बन गया और एक बन गया साहिवल। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं, ठीक है। तो वहाँ से इसको इसलिए इसे मोंटोगोमेरी, मुल्तानी, ये सब नाम से जाना जाता है। और इसकी जो स्किन है वो काफ़ी लूज़ होती है, ये देखिए काफ़ी लूज़ स्किन है इसकी, ठीक है। और इसका मिल्क बहुत स्वीट होता है। तो इसकी जो स्किन लूज़ होती है इसलिए इसके लोला भी कहती हैं। तो ये जीबू टाइप कैटल है, जो पहले भी मतलब बताया जा चुका है कि जो जीबू कैटल्स होती हैं ये हॉट क्लाइमेट होता है, जो जैसे पाकिस्तान और इंडिया डेजर्ट एरिया है, ठीक है, इंडिया का राजस्थान एरिया जो हॉट क्लाइमेट है उनको ये टॉलरेट करती हैं, ठीक है, काफ़ी टॉलरेट होती हैं। तो उनको जीबू कैटल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो एवरेज जो इसका मिल्क की यील्ड है वो है 1400-2500 पर लैक्टेशन, ठीक है। और इसकी फर्स्ट कैल्विंग एज जो है वो है 37 से 48, एंड कैल्विंग का इंटरवल जो है वो है 430 से 500 डेज, ठीक है। तो साहिवल काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रीड है। और इसका आपको जो फर्स्ट कैल्विंग एज है ये भी याद रखना है, जो इंटर कैल्विंग पीरियड है जो डेज में है ये भी याद रखना है, ठीक है। और उसके साथ जो इसकी मिल्क की यील्ड है और ये भी याद रखना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रीड है, बहुत इम्पोर्टेंट ब्रीड है। तो रेड सिंधी की बात की जाए तो रेड सिंधी का जो सेकंड नाम से जो इसे प्रोनाउंस किया जाता है वो रेड कराची, सिंधी, माही, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है, कराची भी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो माही, ये सब जो नाम है याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको इसका ओरिजिन पता है तो आप ऑब्वियसली यानी कि इधर जो लोकेशन इसकी पता है ओरिजिन की, तो इसका जो नाम है वो भी प्रोनाउंसिएशन इसकी सेम है, तो इसे प्रोनाउंस किया जाता है। और आगे बात की जाए इसे मतलब जो इसकी मिल्क की एवरेज यील्ड कितनी है इसके मिल्क की, तो वो है 1700 kg, ठीक है। 1700 kg कब है, जब मतलब उसका काफ है उसको जैसे दूध पिला के और उसके बाद जो उसकी एवरेज यील्ड अगर काउंट की जाए तो वो है 1700 kg। लेकिन अगर ऑप्टिमम कंडीशन है तो वो 3400 kg, लगभग डबल, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्टिमम कंडीशन में। तो मिल्क यील्ड है काफ़ी अच्छी है इसकी। फर्स्ट कैल्विंग एज इसकी है 39 to 50 मंथ और इंटर कैल्विंग पीरियड है वो है 425 से 546 डेज। उसके बाद गिर देखो, जो गिर है ये जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में देखिए इसका नाम भी इसके ओरिजिन से मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम बादावरी, डेजन, गुजराती, कथावरी, सुरुती, ये वाला सब इसे प्रोनाउंसिएशन की जाती है। ये इसके दूसरे नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इसके जो हॉर्न होते हैं ये देखिए हाफ मून टाइप होते हैं, ये इसके कैरेक्टर होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी ब्रीड है जिसके जो हॉर्न है वो हाफ मून टाइप होते हैं, तो वो है गिर, ठीक है। जो मिल्क यील्ड है ये उन दोनों से कम है इसकी, उन दोनों की काफ़ी थी, इसकी 1200 से लेके 1800 तक ही है, ठीक है, पर लैक्टेशन। और इसकी जो कैरेक्टर है वो है हार्डीनेस और डिजीज रेजिस्टेंस, जो कि जीबू कैटल का हर किसी का ही है। फर्स्ट कैल्विंग एज इसकी 45 से 54 मंथ है और फर्स्ट इंटर कैल्विंग 515 से 600 डेज है। ये मेरे ख्याल से इन दोनों में से सबसे ज़्यादा है, यस हाँ, इन दोनों में से जो इसकी इंटर कैल्विंग है वो 600 डेज सबसे ज़्यादा है। तो इस टाइप से इन दोनों को आप इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो ये सब आपके याद हो जाएंगी। देखिए किसकी ज़्यादा होती है उसको भी याद रख लो, ठीक है, किसकी कम है उसको भी याद रख लो, कोई दोनों के बीच में है उसको ऐसे याद रख लो कि इसकी सबसे कम है
इसकी सबसे ज़्यादा है तो इसकी बीच में है। कोई भी डाटा है उसे एक दूसरे से इंटरलिंक करके याद रखने में आसानी होती है। उसके बाद आती है इंडिजीनियस ड्राउट ब्रीड। जो इंडिजीनियस ड्राउट ब्रीड है, जो हम मेजर है वही करेंगे, और इनका भी ज़्यादा नहीं करेंगे। ड्राउट ब्रीड का इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इनके जो कैरेक्टर होते हैं स्पेशल, वो शायद कोई इनके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गया हेलिकर। इसका सिर्फ 1 से 2 लाइन मतलब सिंपल आप याद रख सकते हो, या इसका जो ओरिजिन आगे इस पीडीएफ के नीचे इसके सब ब्रीड के ओरिजिन्स दिए गए होंगे। तो ओरिजिन्स का कौन कौन से स्टेट में ये इसका है, ये पाई जाती है, वो आप जरूर देख लीजिएगा, होम ट्रैक जो इसके दिए गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अमृत महल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और कैंग्याम, कैंग्याम इन तीनों में से इम्पोर्टेंट है। इन तीनों में से अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो वो है कैंग्याम। ठीक है, इसके कोंगू या कोंगड़ ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जरूर देख लीजिएगा कैंग्याम, इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर ड्राउट में आपको अगर एक ही ब्रीड का याद रखना तो कैंग्याम का रख सकते हो आप। आगे बात करते हैं इंडिजीनियस ड्यूल पर्पस ब्रीड। तो इंडिजीनियस ड्यूल पर्पस ब्रीड, तो इंडिजीनियस ड्यूल पर्पस ब्रीड का हो रहा है। तो ड्यूल पर्पस ब्रीड किसे कहते हैं? कोई भी मतलब ब्रीड है उसे 2 पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एक मिल्क पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरा वर्क पर्पस के लिए खेत वगैरह में, तो उसे ड्यूल पर्पस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो थार पार्कर का इंडिया में जो थार डेजर्ट है, जो पाकिस्तान में भी कुछ पाया जाता है, ठीक है, वहाँ इसका ओरिजिन है। और इसका जो ये नाम देखिए बिल्कुल इसके मैच करते होते हैं। कोई भी नाम इसका होता है वो उसके ओरिजिन से मैच कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसका मैच नाम देखोगे, देखिए वाइट सिंधी, सिंध प्रांत वही थार के नज़दीक जो है, ठीक है, ग्रे सिंधी, देखिए सिंध प्रांत से ये फटा हुआ जो पाकिस्तान में है, और थारी। ठीक है, मतलब जो इसके नाम है यो आप रट्टा मत मारो, उसे आराम से पढ़ोगे, कोई भी किसी के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। तो आगे देखिए, तो ये मैं पहले बोल गया कि ये जो जैसे वर्क पर्पज़ के लिए, फॉलोइंग के लिए काफ़ी सूटेबल है। ठीक है, वर्कलोड जो पुल करने में काफ़ी हेल्पफुल ब्रीड है ये। और इसकी जो मिल्क यील्ड देखें वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ड्यूल पर्पज़ होने के बावजूद भी ये 1800 से 2600 kg मिल्क जो पर लैक्टेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन इसके फर्स्ट कैल्विंग एज के बीच में जो गैप है वो सिर्फ 4 मंथ का है। देखिए सबसे कम गैप है इसका, अभी तक की जितनी ब्रीड देखी है हमने, बाकी का गैप किसी का 9 मंथ 10 मंथ इतना था, लेकिन थार पार्कर का जो बीच का गैप था वो 4 महीने ही है। ठीक है, और इसका इंटर कैल्विंग जो है वो 430 से 460, यहाँ भी 30 दिन ही है, डेज हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी 30 दिन ही है। तो ये वाला जो गैप है वो भी इसमें सबसे कम है, और ये वाला गैप है वो भी इसमें सबसे कम है, और इसकी यील्ड भी अच्छी है और ड्यूल पर्पज़ है, तो काफ़ी अच्छी ब्रीड है थार पार्कर। ठीक है, अब देखते हैं हरियाणा और थार पर लगभग सिमिलरिटीज़ ही है, लेकिन इसमें जो इसकी जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो है स्मॉल हॉर्न होते हैं। देखिए बहुत ही स्मॉल हॉर्न है इसका। ठीक है, और इसमें जो मिल्क की यील्ड है वो 600 से 800, ये उसके सबसे कम है, उसमें से कम है जो थार पार्कर से देखा जाए तो। लेकिन इसकी जो फर्स्ट कैल्विंग एज है वो है 40 से 60, कम 20 मंथ का गैप है। ठीक है, और इंटर कैल्विंग 480 से 630। ठीक है, इसे आप याद रखना हो तो ऐसे भी रख सकते हो कि 6 और 8 में यहाँ पे डिफरेंस देखिए 2 का बन रहा है। ठीक है, यानी कि 200 का होगा। अगर आप 0 को सीधा ये याद रखना चाहो तो हरियाणा में क्या क्या डिजिट आ रहे हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस टाइप से कोई भी डाटा है उसे इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो उसे आप याद रखने में आसानी हो जाएगी। आगे आती है खैनक्रेज, ये भी इंपॉर्टेंट ब्रीड है। ठीक है, इसे वागड़, वादेद, ये सब वादियार, फेमस सवाई चाल के लिए ये बहुत फेमस है। सवाई चाल का मतलब ये है कि जैसे कोई दूसरी ब्रीड अगर एक चाल चलेगी, मतलब अगर कोई एक चाल चलेगा, कोई दूसरा ब्रीड है, तो जो खैनक्रेज होगी ये 1 + 1/4 सवा, जिसे हम 1.25 कहेंगे। ठीक है, मतलब जो इसकी चाल है, जो चलने की इसकी स्पीड है वो ज़्यादा है, तो इसे रॉयल चाल भी कहेंगे, है ना। ठीक है, रॉयल चाल भी कहते हैं, तो इसलिए इसे सवाई का मतलब सवा, कोई एक चाल चलेगा तो खैनक्रेज 1.25 चाल चलेगी। तो ये इसका एक सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि सवाई चाल के लिए कौन सी ब्रीड फेमस है, तो वो है खैनक्रेज। ठीक है, और इसकी जो वही 1400 kg फर लैक्टेशन जो मिल्क की यील्ड है वो है 1400 kg।
आगे आती है एग्जॉटिक ब्रीड। इंडिया में 2 ही एग्जॉटिक ब्रीड ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एक है एचएफ ब्रीड और दूसरी जर्सी ब्रीड। ठीक है, इन दोनों में जो एचएफ ब्रीड है ये मिल्क पर्पज़ के लिए जानी जाती है। ठीक है, और जो जर्सी ब्रीड है ये इसमें जो फैट कम होती है, और जर्सी ब्रीड मिल्क पर्पज़ के साथ साथ जो उसमें फ़ैट होती है और उसमें जो प्रोटीन होता है मिल्क में, उसके लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट ब्रीड होती है। जो इसका साइज़ है एचएफ ब्रीड का वो सब ब्रीड में से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जो वेट है वो भी ज़्यादा ही होगा अगर साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ पे ये 7,000 है, 700 की जगह पे यहाँ 7,000 कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी मिल्क की जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए दूसरे हम इंडिया के जो इंडिजिनस कर रहे थे तो मैक्सिमम एक की रेड सिंधी की आई थी, वो कितनी थी 3400 ना। तो यहाँ पे देखो कितनी आई है, 6,000 से 7,000 फॉर लैक्टेशन। फैट परसेंटेज बहुत कम होती है इसकी। ठीक है, और जो कैल्विंग एज है वो भी बहुत जल्दी इसकी आ जाती है। तो ये देखिए सबसे 29 से 30 मंथ। ठीक है, इसकी फर्स्ट कैल्विंग एज होती है, और अगर कैल्विंग इंटरवल को देखा जाए तो वह 13 से 14 मंथ। ठीक है, फर्स्ट कैल्विंग से दूसरी कैल्विंग का जो इंटरवल होगा इसका वो होगा 13 से 14 मंथ। ठीक है, और ये देखिए ये लार्जेस्ट थी ना, जो जर्सी है स्मॉलेस्ट है, साइज में स्मॉलेस्ट है, साइज की बात हो रही है। डेयरी टाइप ब्रीड में जो साइज है वो इसकी स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो इसका जो मिल्क में फ़ैट की परसेंटेज होती है वो एवरेज देखा जाए तो 4.5% और SNF सॉलिड नॉट फैट, वो सॉलिड जो फैट नहीं है मिल्क में, फैट के अलावा बचा हुआ सॉलिड। ठीक है, वो 15%। और अगर ये सिर्फ जर्सी का है, अगर एवरेज काऊ का SNF देखे तो वो कम होता है। तो कहीं ये ना सोच लेना कि अगर SNF सबसे हाई पूछा तो उसका काऊ होगा, काऊ नहीं, ये जर्सी ब्रीड का है। और बाकी का देखा जाए एवरेज काऊ का अगर देखा कैटल का देखा जाए तो SNF बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा SNF किस में पाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, थोड़ा सा याद कीजिए आपको याद आ जाएगा। उसके बाद मिल्क जो इसकी यील्ड है वो 4500 kg है, ये बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट कैल्विंग है 25 से 30 है, और इंटर कैल्विंग देखें 13 से 14, बिल्कुल सेम है। HF और इसका सेम ही है, ये देखिए ये भी सेम और ये भी लगभग सेम ही है। उसका 29 से 30 था और ये 25 से 30 है, और इसे भी उसका भी 25 से 30 हो सकता है अगर वेल कंडीशन हो, वेल मतलब इन्वायरमेंट के अंदर उसे रखा जाए तो। क्रॉस ब्रीड इंडिया में जर्सी क्रॉस हो गया, HF क्रॉस हो गया, तो ये सब मतलब क्रॉस ब्रीड इंडिया में। ट्रॉपिकल जो प्लेन एरिया है हमारे, ट्रॉपिकल प्लेन एरिया जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे जो क्रॉस ब्रीड ज़्यादा पाई जाती है। और अगर एक्जॉटिक का भी बात करें इंडिया में, जो हिली एरिया है जहाँ पे ठंडा वातावरण होता है, इन्वायरमेंट जो उनके सुटेबल होता है। ठीक है, यूरोपियन जैसे यूरोप का जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा होता है, तो उस टाइप से जो हिली एरिया वहाँ पे HF ब्रीड और ये सब एक्जॉटिक पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम इनके ओरिजिन की। तो ये इम्पोर्टेंट एक्जॉटिक ब्रीड हैं जिनके ओरिजिन हम देखने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एग्ज़ाम में पूछा गया था, जर्सी का पूछ लिया, ये AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी 2017 का एग्ज़ाम था। तो उसमें एग्जामिनर ने क्या किया कि उसने पूछा जर्सी का, और 2 ऑप्शन दे दिए, एक दे दिया जर्सी, ठीक है, UK करके, और एक दे दिया जर्सी आइसलैंड UK करके। ठीक है, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने जर्सी UK लगा दिया, लेकिन जर्सी आइसलैंड UK इसका राइट आंसर था। तो आपको हर एक चीज़ याद रखनी, कुछ भी ऐसा रट्टा मार के स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक थोड़ा सा भी स्किप करिए आपका 1 नंबर का लॉस है। तो ठंडे दिमाग से आराम से पढ़िए आप। ठीक है, HF ब्रीड की बात की जाए तो नीदरलैंड और ब्राउन स्विस, देखिए इसका तो नाम से पता चल रहा है ना, ब्राउन स्विट्जरलैंड। 2 तो ऐसी ब्रीड है जिनका नाम से पता चल जाएगा ना। रेड डेन, देखिए डेनमार्क। ठीक है, तो ये 2 ब्रीड का तो नुस्खे नाम से ही प्रोनाउंस हो रहा है कि इसका ओरिजिन कौन सा है। और दूसरी बात करी जाए आयरशायर, स्कॉटलैंड, और जो जिमिस जो ब्रीड है इसमें बीटा कैरोटीन गोल्डन कलर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो इसका मिल्क है वो गोल्डन कलर का होता है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और इसका जो ओरिजिन है वो है फ्रांस। तो यहाँ पे जो आयरशायर ये स्कॉटलैंड हो गया, उसके बाद जो जेम्जी है ये फ्रांस हो गया। 2 ये याद रखने पड़ेंगे, ये दोनों ऐसे याद हो रहे हैं तो ये दोनों तो आपको पहले से याद होंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है HF है और जर्सी है, जो इंडिया में पाई जाती है यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ज़्यादा ही उसे पूछना हुआ तो ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी ब्रीड है या काऊ है जिसके मिल्क में बीटा कैरोटीन या गोल्डन कलर का जिसका मिल्क होता है।
तो ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट कंटेंट। इस टेबल में से लगभग पिछले 3 साल में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 19 में एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 18 में इसमें से एक क्वेश्चन था, नाबार्ड में से भी एक क्वेश्चन है और एक बार RRBSO में 3 क्वेश्चन इसमें पिछले 2 साल में पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करना है, क्योंकि वैसे तो इसमें याद कैसे करने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि याद क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ स्किप नहीं करनी है। तो देखिए, ये देखिए, सबसे पहले तो जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो है मिलीग्राम में है। ठीक है, कहीं और पे आपको कोई टेबल मिलता है तो ये जरूर चेक करें कि मिलीग्राम में ही कंटेंट दिया है या परसेंटेज में दिया हुआ है। हो सकता है कि वो परसेंटेज में हो तो आप जल्दबाजी के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये मिलीग्राम में इसका। आगे बात करते हैं, सबसे पहले किन किन ब्रीड का हम देख रहे हैं। कैटल का देख रहे हैं, शीप का देख रहे हैं, पिग का देख रहे हैं, हॉर्स का देख रहे हैं, पोल्ट्री का देख रहे हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन, फास्फोर, पोटाशियम और जो 3 हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं उनका देख रहे हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की बात की जाए, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पोल्ट्री में। ठीक है, लगभग जितने न्यूट्रिएंट हैं मैक्सिमम पोल्ट्री में ज़्यादा पाए जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक का देखो छोड़ के। और फास्फोरस की बात की जाए वो भी पोल्ट्री में, और पोटाशियम की बात की जाए वो पाया जाता है पिग में, पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम पिग में। सल्फर किस में ज़्यादा पाया जाता है, पोल्ट्री में। मैग्नीशियम किस में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये कैटल और पोल्ट्री दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और अगर पोल्ट्री ऑप्शन में नहीं है तो कैटल होगा, अगर कैटल नहीं है तो पोल्ट्री होगा। इसके बाद देखा जाए तो ये शीप में पाया जाता है। और कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम तो मेरे ख्याल से इसमें सोचने वाली कोई भी बात ही नहीं है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा पोल्ट्री में पाया जाता है, चाहे वो पोल्ट्री की मीट की बात कर ली जाए उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, अगर एग की बात कर ली जाए, मिल्क की बात कर ली, इस टाइप में, और इसकी मैन्योर में भी कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है पोल्ट्री में। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा इस टाइप से टेबल। अब अगर पूछा जाए कैटल में कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देखिए इसे ऐसे ही पढ़ना होगा हमें। कैटल में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। लेकिन अगर नाइट्रोजन तो सब में ही ज़्यादा पाया जाता है ना। लेकिन अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा ज़्यादा पाया जाता है, वो है पोटाश। ठीक है, और सबसे लीस्ट कैटल में कौन सा पाया जाता है, और वो है सल्फर। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों एक ही मात्रा में पाए जाते हैं कैटल में। तो जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सल्फर सबसे कम मात्रा में कैटल में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, उसके बाद पोटाशियम, फिर फास्फोरस। अगर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्राइमरी न्यूट्रिएंट सबसे कम पाया जाता है, अगर प्राइमरी न्यूट्रिएंट का पूछा जाए तो वो है फास्फोरस। ठीक है, ये 3 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और ये 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट। सेम इसी प्रकार से शीप में अगर देखा जाए वही नाइट्रोजन और उसके बाद पोटाशियम। ठीक है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, फिर आता है हमारा फास्फोरस, फिर मैग्नीशियम और फिर सल्फर। तो इसे इस टाइप से भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार फिग की बात की जाए तो फिग में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, वो पोटाशियम, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर हमारा फास्फोरस और उसके बाद सल्फर और उसके बाद मैग्नीशियम। ये इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि फिग में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है पोटाशियम, और सबसे कम पाया जाता है वो पाया जाता है मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा पाया जाता है पोटाशियम, ये देखिए फिग में, और सबसे कम पाया जाता है मैग्नीशियम। और अगर मैग्नीशियम की देखिए, और ये 2 ऐसे न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा सबसे लिस्ट। और हॉर्स की बात कर ली जाए, हॉर्स में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती है, और वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या पाया जाता है, कैल्शियम। तो इसे इस टाइप से भी इस टेबल को हमें याद रखना है। सेम ऐसे पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है कैल्शियम। इसमें नाइट्रोजन से शुरू नहीं हो रहा है। एक इसे सिंपल याद रख सकते हो कि पोल्ट्री में जो न्यूट्रिएंट है वो कैल्शियम से ही शुरू होगा, और कैल्शियम भी पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और पोल्ट्री के बाद अगर कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है हॉर्स में, हॉर्स में पाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से टेबल को हमें इस साइड से भी याद रखना है और इस साइड से भी याद रखना है। ठीक है, और फर्स्ट 2 तो याद रखो ही रखो, और लीस्ट 2 याद रखो ही रखो।
काफ़ी टफ है ये टेबल याद रखना, लेकिन थोड़ा सा अगर देखोगे इसे आप मतलब 2-3 बार लिख के देखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए आप ना याद रखो, वैल्यू अगर 25 से 40, 20 से 45 अगर ये याद नहीं रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाईएस्ट और लीस्ट आपके याद रहना चाहिए। वैल्यू अगर याद रखनी हो तो मैक्सिमम जैसे कैल्शियम कितना पाया जाता है वो याद रख लो, जैसे नाइट्रोजन की जो मेजर ज़्यादा है उनकी वैल्यू याद रख लो। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लोर स्पेस। 2-3 बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। फ्लोर स्पेस एक कवर्ड एरिया और ओपन एरिया। ठीक है, फ्लोर स्पेस 3-4 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे जो है ये ICR का है। ठीक है, अगर कुछ भी कंडीशन नहीं लगी है तो हमें ये वाला टेबल फॉलो करना है, लेकिन अगर फ्लोर स्पेस में NABARD नॉर्म्स का लगा है तो ये फ्लोर स्पेस का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, वो भी आपको करवा दी जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा और यहाँ पे हमें अलग हो जाएगा। तो अगर कुछ भी कंडीशन नहीं लगी है, 17 का जो पेपर था उसमें NABARD नॉर्म्स का था, 18 का जो था उसमें कुछ भी कंडीशन नहीं थी, तो ये वाला जो ICR का टेबल है ये फॉलो हो रहा था। तो इसमें देखेंगे काऊ का जो कितना है वो 3.5, और ओपन में कितना है डबल। सेम प्रेग्नेंट काऊ का देखा जाए तो वह है 4, ये मीटर स्क्वायर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मीटर स्क्वायर में बात हो रही है ना। तो ये है 4 और इससे 8 डबल हो जाएगा ओपन में। तो ये देखिए कवर्ड वाला जो ओपन से है वो हाफ है और ओपन इसका डबल हो रहा है, तो एक याद कर लो ये वाला और ये डबल करते रहना। ठीक है, एक आधे को छोड़ के, एक आधी कंडीशन को छोड़ के। अगर बफेलो की बात की जाए तो वो 4 और ये 8। बफेलो और प्रेग्नेंट काऊ का दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है। और बुल की बात कर लीजिए, डाउन कैलवर की बात कर लीजिए। डाउन कैलवर क्या होता है कि कैलविंग से 15 to 30 डेज पहले काऊ को डाउन कैलवर बोला जाता है, तो उसे अलग कंडीशन में रखा जाता है। तो उसे कवर्ड और ओपन दोनों में 12 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। जो बुल को चाहिए होता है वो 12 और ओपन में 24। उसी टाइप से यंग स्टॉक की बात कर ली जाए, यंग स्टॉक 3 टाइप का यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। एक 6 मंथ से ज़्यादा, दूसरा 3 to 6 मंथ और एक 3 मंथ से कम। ठीक है, तो इनका देखिए यहाँ पे जो 6 मंथ से ज़्यादा है उसे कवर्ड में 2 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे 4 मीटर स्क्वायर, ये भी डबल हो रहा है लगभग। और यंग स्टॉक यहाँ पे 1 और ये लगभग 2.5 गुना और ये लगभग 1.5 गुना। तो इस टाइप से इस टेबल को आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये मेरे ख्याल से हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी के लिए ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद